हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीज़ेड 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। 600 BC से लेकर के 600 CE के अंदर, ठीक है, जो अर्ली सोसाइटीज बनी है ना, तो उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में कुछ और भी अलग अलग तरह की डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रही थी। फॉर एग्जांपल कि फैमिलीज क्या होती हैं, फैमिली का नेटवर्क क्या कहलाता है, किनफॉक कहलाता है, किस तरीके से इनके आपस में रिलेशंस होते हैं, राइट। और साथ साथ में हम महाभारत के कंसेप्ट को भी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो महाभारत में क्या क्या चीजें हुई थी वो इस चैप्टर के अंदर भी हम समझने वाले हैं। साथ साथ में टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, गोत्र सिस्टम के बारे में, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल की कैटेगरीज बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस आधार पर बनी, कौन सी कैटेगरी किस तरह का काम करती थी, ये सारी चीजें जानने वाले आज के इस सेशन के अंदर। ये चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग है उतना इंपॉर्टेंट भी है। तो इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर लेना है, ताकि उन बच्चों को सभी तरह के कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके जिनको किसी भी तरह के कोई डाउट आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन की बात करते हैं। देखो, 600 BCE से लेकर के 600 CE में जो अर्ली सोसाइटीज बन रही थी, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से नए नए जो है सिटीज, टाउन और राजाओं का इमर्जेंस हो गया था, पॉलिटिकली डेवलपमेंट होने लगी थी, पावर को लेकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर और बाकी जो अदर जो प्रोफेशंस हैं तो धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे थे। तो एक सोसाइटी का निर्माण हो चुका था। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी में अच्छी तरीके से एक तरीके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र की बात करी थी, राइट। इसके अलावा मनुस्मृति को भी कंपोज किया जाएगा, जिसमें सोसाइटी के लिए रूल रेगुलेशंस दिए होंगे, जिसमें राजा के लिए, प्रजा के लिए कौन कौन से उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बात कर ली थी और समझ ली थी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन, अगर ये हमारे पास टेक्सचुअल ट्रेडिशंस नहीं होते, मतलब कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं होती, तो आज हम हिस्ट्री को इतना कुछ नहीं जान पाते जितना कि आज हम जान पाए हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह होती हैं, ये हमें पास्ट को जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमें मतलब हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरीके से हमारा पास्ट था। और जब हम अपने पास्ट को जान लेते हैं तब हम उसको प्रेजेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस यानी कि टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक्स के बारे से ही पता चलती है। तो हिस्टोरियन ऑफन यूज द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ प्रोसेस। तो हमारे ये जितने भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह मिली हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पास्ट में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, लोगों की लाइफ इनको लेकर के कैसे चल रही थी। तो महाभारत की हम यहाँ पर बात करते हैं कि महाभारत एक ऐसा एपिक है, एपिक का मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है, एक ऐसा कॉलेजियल एपिक है कंसिस्टिंग ओवर 1 लाख वर्सेसेस दैट डिपिक्टेड वाइड रेंज ऑफ द सोशल कैटेगरीज एंड द सिचुएशन। तो जिस टाइम में महाभारत थी, ठीक है, उस टाइम में लोगों की क्या लाइफ सिचुएशन रही होंगी, राइट, किस तरीके से लोग रहा करते थे, क्या ऑक्यूपेशन था उनका, ठीक है, सोसाइटी को जानने के लिए महाभारत एक बहुत ही बेनिफिशियल एपिक हमारी लाइफ में हो सकता है। तो महाभारत से हमें काफी कुछ चीजों का पता चलता है, और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा जो है वर्सेसेस को मेंशन किया गया है, ठीक है, ओवर 1 लाख वर्सेसेस ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट वाज कंपोज, तो महाभारत को अगर बताया जाए कि कंपोज कब किया गया था, तो इट वाज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट द 1000 ईयर्स सी 500 BC ऑनवर्ड्स। तो इसको 1000 ईयर्स मतलब बैक की बात करते हैं तो 500 BC ऑनवर्ड्स इसको लिखा जाने लगा। एंड सम स्टोरी, तो महाभारत में खाली महाभारत के युद्ध के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज को भी ऐड किया गया है, ताकि सोसाइटी को समझने के लिए, राजा और प्रजा के बीच के रिलेशंस को समझने के लिए जो है वो लोगों को, जो भी रीडर इसको रीड करता है तो उसको अच्छी तरीके से पास्ट के बारे में पता चल सके। तो सम ऑफ द स्टोरी इट कंटेन मे हैव बीन सर्कुलेटिंग इवन द अर्लियर। तो तब से लेकर के आज तक आपने कभी ना कभी अपनी दादी से, नानी से या मम्मी से, मतलब किसी से स्टोरी वगैरह तो सुनी होगी। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी, एक राजा था बहुत क्रूर था, एक राजा था बहुत अच्छा था, है ना। तो पूरी की पूरी कहानी सुनी होगी। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो किंग होता है वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि अपनी प्रजा के साथ में उनके कैसे रिलेशन थे, अच्छे थे, बुरे थे, तो ये कहानियों के माध्यम से पता चलता है। अब हमें तो नहीं पता धृतराष्ट्र कौन थे, है ना। अब बोलोगे कि मैडम धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के पापा थे। तो अगर ये चीज़ें हमें लिखित में नहीं मिलती तो आज हम इसको इतना नहीं जान पाते।
तो जो चीज़ हमें रिटर्न में मिली है तो उस चीज़ को हम और भी ऑथेंटिकली जान सकते हैं ना, इसलिए ये टेक्सचुअल ट्रेडिशन जो है वो हमारे बहुत बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की। मैंने भी क्रिटिकल एडिशन क्या होता है, हमने बहुत बार सुना है कि क्रिटिकल एडिशन होता है, लेकिन होता क्या है, सुनो मेरी बात। अगर हमें किसी चीज़ को सही साबित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे एविडेंसेस को अपने पास में रखेंगे, कुछ ना कुछ प्रूफ हमारे पास होने चाहिए कि ये चीज़ बिल्कुल सही है और ये चीज़ यहाँ पर प्रमाणित की गई है। इसी तरीके से महाभारत में जितने भी वर्सेस वगैरह लिखे गए थे, तो क्या जितने भी रूल्स उसमें मेंशन किए गए थे, तो क्या ये रूल सभी मतलब पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में इसको अप्लाई किया जाता था या पर्टिकुलर एक ही जगह पर इसको अप्लाई किया जाता था। तो इस बात को सही साबित करने के लिए अलग अलग हमारे हिस्टोरियन ने अलग अलग जगहों से मनुस्मृति को कलेक्ट किया है ना, जैसे बंगाल से किया, जैसे कश्मीर से किया, जैसे साउथ से किया। तो बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके और जो जो उनके महाभारत के कॉमन पॉइंट, यानी कि ये कॉमन पॉइंट इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो जो जो कॉमन पॉइंट मिलते रहे उसकी एक नई बुक बना दी गई, एक नया एडिशन तैयार कर दिया गया जिसको कहा गया महाभारत का क्रिटिकल एडिशन। समझ गए बच्चा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द स्कॉलरशिप बिगेन द 1919, राइट। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका नाम था V.S. शुकांतकर। तो ये संस्कृत के स्कॉलर थे। इन्होंने अपनी टीम, जिसमें कि 12-13 लोग थे इनके साथ में, जो वो भी संस्कृत स्कॉलर थे, तो उनके साथ में मिलकर के 1919 में इस प्रोजेक्ट को करना स्टार्ट किया, यानी कि इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार करना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद अ टीम कंप्राइजिंग द डजन ऑफ द स्कॉलर इनिशिएटेड द टास्क प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। और उनकी हेल्प से, पूरी टीम की हेल्प से इन्होंने क्रिटिकल एडिशन को तैयार कर लिया। इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने के लिए उनको कितने ईयर्स लगे बच्चा, 47 ईयर्स लगे, मतलब पूरे 47 साल लग गए थे, तब जाकर के पूरा किया गया। क्योंकि एक एक चीज को मिलाना, एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को, एक एक सेंटेंस को मिलाना, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था और बहुत बड़ा टास्क था। तो ये 47 ईयर्स में कंप्लीट किया गया है। और जब ये क्रिटिकल एडिशन तैयार हो गया तो इसमें 13,000 पेजेस बन गए, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एपिक कहलाता है, कौन सा, महाभारत। और आखिरकार 1966 के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया गया। कब, 1966 के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट कब हुआ, 1919 में, और 47, तो चाहे तो उसको कैलकुलेट कर लेना और फिर आ जाएगा आपका आंसर 1966। तो ये कंप्लीट कर लिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वैराइड प्रैक्टिस। अब हम यहाँ बात करेंगे किसकी, किनशिप की, ठीक है। किनशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या होती हैं, ठीक है, मेनी रूल्स एंड वैराइड प्रैक्टिस, और किस तरह के रूल्स जो है वो सोसाइटी में अप्लाई किए गए थे, लागू किए गए थे। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंडिंग अबाउट द फैमिली। फैमिली क्या होती है मैडम, ग्रुप ऑफ मेंबर क्या कहलाते हैं, फैमिली कहलाती है। और फैमिली का नेटवर्क क्या कहलाएगा, किनफोक कहलाएगा, जिसको जनाती भी कहा जाता है, ठीक है। तो फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ द नेटवर्क पीपल। तो फैमिली क्या होती है बच्चा, देखो ये फैमिली है, यानी कि हमारी फैमिली में जितने भी, मतलब आपके भैया दीदी, ठीक है, पापा मम्मी दादा दादी जो भी रहते हैं, तो ये क्या बनते हैं, मेंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। मेंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। अब ये आपकी फैमिली, चाचू की फैमिली, ताई की फैमिली, मामा की फैमिली, इनकी फैमिली, उनकी फैमिली। तो ये जो फैमिली का नेटवर्क है, ये जो फैमिली का नेटवर्क है, कभी आप उनके घर जाते हो फंक्शन के दौरान, है ना, या वैसे भी चले जाते हो तो वो आपके घर आते हैं। तो ये जो फैमिली का नेटवर्क है, यानी कि हमारे रिलेटिव जो हैं, ठीक है, चाचा की मतलब चाची की, उनकी उनकी उनकी, मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। तो ये रिलेटिव्स का आपस में कनेक्शन होता है। यही कनेक्शन, यही नेटवर्क जो है वो क्या कहलाता है बच्चा, वो कहलाता है किनफोक, ठीक है। वो क्या कहलाता है, किनफोक कहता है। यूज टू दीज नेटवर्क ऑफ द रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स का नेटवर्क क्या कहलाता है, किनफोक कहलाता है। अब यहाँ पर दो वर्ड और आते हैं जो आपको समझने हैं। एक होता है आपका कुल, एक होता है क्या, कुल, एक होता है लाइनेज। क्या होता है बच्चा, लाइनेज होता है, ठीक है। तो कुल किसको कहा जाता है बच्चा, कुल कहा जाता है फैमिली को। कुल किसको कहा जाता है, फैमिली को। और लाइनेज किसको कहा जाता है, डिसेंडेंट को, यानी कि वंश वगैरह जो होते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइनेज कहा जाता है, ठीक है। वंश हो गए तो इसको इंग्लिश में वंश लिखा जाता है, ठीक है, वंशा लिखा जाता है, राइट। और इसी को क्या कहा जाता है, जनाती। क्या कहा जाता है बच्चा, जनाती कहा जाता है, ठीक है, लाइनेज, वंश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडेंट, ठीक है। तो फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द पीपल। द टर्म किनफोक यूज टू नेटवर्क ऑफ द रिलेटिव। फैमिलीज आर टाई
ऑफन रिगार्डेड एज द नेचुरल। तो जो फैमिलीज होती हैं बच्चा, है ना, तो उनमें कज़न होते हैं, ठीक है, जो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनके अलावा चाचू के बच्चे होते हैं, ठीक है, ताया जी के बच्चे होते हैं, बुआ के, मामा के, है ना, ये बच्चे होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कज़न कहलाते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इन कज़न्स के अंदर, जो हमारे कज़न हैं, इनमें ब्लड रिलेशन होता है, क्योंकि इनके जो मतलब हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कभी एक ही रहे होंगे, तो हम उन्हीं की संतान हैं, तो इनका आपस में ब्लड रिलेशन होता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन नहीं मानते हैं कि जो मतलब जो हमारे सिबलिंग नहीं है, यानी कि जो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, कज़न्स हैं, तो वो हमारी ब्लड रिलेशन में नहीं माने जाते हैं। तो कुछ इसको मानते हैं, कुछ इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, आइडियल ऑफ द पैतरनी की बात करते हैं। अब मैडम ये पैतरनी क्या होता है? पैतरनी का मतलब होता है फादर टू सन। पैतरनी का मतलब क्या होता है? फादर टू सन, यानी कि जो भी कुछ फादर का होगा उसकी डेथ के बाद सारा का सारा ऑटोमेटिकली सन का हो जाएगा। तो महाभारत एक ऐसी स्टोरी है जो हमें पैतरनी सिस्टम को बताती है। पैतरनी का मतलब होता है कि अगर कोई राजा है तो उसकी डेथ के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, और महाभारत में यही चीज़ थी। तो लैंड और पावर को लेकर के लड़ाई थी। इधर युधिष्ठिर कहता था कि मेरे पापा राजा हैं तो मैं राजा बनूंगा, ठीक है, सॉरी दुर्योधन। और इधर युधिष्ठिर का मानना था कि बचपन में उनके फादर की डेथ हो गई थी, है ना, तो वो जब छोटे थे राजा नहीं बन पाए थे, तो इस वजह से आपके पापा को टेम्पररी बेस पर जो है वो राजा बना दिया गया था, जबकि एक्चुअल राजा मुझे होना चाहिए, तो मैं राजा बनूंगा। तो ये जो लड़ाई थी महाभारत की, वो किसको लेकर के थी? वो थी पावर और लैंड को लेकर के, ठीक है। तो महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट द चेंजिंग किनशिप रिलेशंस, राइट। तो ये किनशिप रिलेशन का मतलब होता है जो रिलेटिव्स का रिलेशन था, यानी कि दोनों कजन थे ना, कौन? दुर्योधन और युधिष्ठिर, कौरव और पांडव दोनों कजन थे। तो ये उनके रिलेशंस में किस तरह के चेंजेस आते हैं, तो ये उसको बताती है। कौन? महाभारत। तो इट डिस्क्राइब द फ्यूड ओवर द लैंड एंड पावर बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो ये लैंड और पावर को लेकर के ही तो लड़ाई थी दो ग्रुप में, जो कि क्या थे? आपस में कजन थे, और ये दोनों कजन एक फैमिली से बिलोंग करते थे जिसका नाम था क्या? कुरु, ठीक है। कौरव पांडव थे, दे बिलोंग टू द सिंगल रूलिंग फैमिली दैट इज कुरु, अ लाइनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द महाजनपद, सॉरी जनपद। तो ये एक जनपद हुआ करता था, और इसी जनपद के दोनों क्या थे? कौरव और पांडव कजन्स थे, ठीक है, जिसको किनशिप कहा जाता है। तो द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत रेनफोर्स दैट द आइडिया ऑफ द पैतरनी वाज वैल्यूएबल। तो महाभारत की स्टोरी से हम अगर सेंटर पॉइंट निकालते तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पैतरनी सिस्टम का बहुत ज्यादा बोलबाला था, प्रचलन था, यानी कि जो भी काम होता था वो पैतरनी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता था, क्योंकि ये चीजें धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति वगैरह में, ऋग्वेद में भी इसको मेंशन किया गया था। तो सारी चीजें, सारे रूल्स उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते थे। तो पैतरनी सिस्टम क्या कहलाता है कि जो भी कुछ फादर का होगा वो बाद में बेटे का हो जाएगा, ठीक है, और इसी के बिहाफ पर यही रूल जो है सभी कोई फॉलो किया करते थे, चाहे वो नॉर्मल फैमिली से थे, चाहे वो राजा के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं। तो अंडर द पैतरनी सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज। तो इस पैतरनी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सन होता था वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता था, चाहे कोई साधारण आदमी हो, ठीक है, या फिर हो कोई राजा। तो बेटा अपने फादर के पास में जो भी कुछ होता था तो उसको क्लेम कर सकता था, राइट। सो इंक्लूडिंग दीज थ्रोन द केस ऑफ द किंग of their fathers when they later died, right? तो पैतरनी is evident in the mantras in ritual texts such as the ऋग्वेदास। तो जो पैतरनी है उसको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, और ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद हिंदुओं का ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? हिंदुओं का ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है, राइट, ओल्डेस्ट वेद है। और इसको कब लिखा गया था? 1500 टू 1000 BC के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आइडियल ऑफ द पैतरनी की बात करते हैं। तो आइडियल ऑफ द पैतरनी, इन सम सिचुएशन ब्रदर्स सक्सीड वन अनदर, सम टाइम देयर किन्समैन क्लेम्स द थ्रोन एंड इन वेरी द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस women such as the प्रभावती गुप्ता। अब देखो यहाँ पैतरनी सिस्टम क्या कहता है कि जो भी कुछ फादर का होगा वो सन का हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस देखे जाते हैं। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद तो हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शंस था, और वो एक्सेप्शंस ये था कि बेटी अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन एक रेयर केस ऐसा देखा गया है प्रभावती गुप्ता का, जिनको राइट दिया गया था, जिनको प्रॉपर्टी का एक्सेस दिया गया था, अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मतलब वो अपनी मर्जी से लैंड को जो है वो ग्रांट कर सकती थी, सेल परचेज कर सकती थी। तो ये रेयर केस ऐसा देखा गया है, ठीक है।
द कंसर्न विद द पैतरनी वॉज नॉट यूनिक टू द रूलिंग फैमिली। अब ये जो पैतरनी सिस्टम है ये कोई यूनिक नहीं था। यूनिक का मतलब ये कोई बहुत ही मतलब अचानक से होने वाली चीजें नहीं थी, अचानक से किसी ने सुना या सिस्टम बना दिया। तो ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया था। तो जो रूलिंग फैमिली थी उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी या बहुत ही हैरान करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस चीज को वो फॉलो करते आ रहे थे, फेमिलियर थे इस चीज से। सो इट एविडेंट इन द मंत्रास इन द रिचुअल। तो इसका एविडेंस जो है वो हमें मंत्रों में मिलता है, ऋग्वेद के मंत्रों में मिलता है, राइट। mantras in the textual tradition such as the Rigved, it is possible that these attitudes were shared by the wealthy men। तो ये प्रमाणित करती है कि जो भी कुछ फादर का होगा तो वो बेटे का हो जाएगा, ठीक है। तो shared by the wealthy man and those who claim the high status including the brahmanas। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की बात हो गई या किसी अदर दूसरे लोगों की बात हो गई, तो जो भी कुछ होगा वो बाय डिफॉल्ट सन का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मैप दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैप को देख करके आपको क्या करना है, तो इस तरीके से सीयूटी में क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ठीक है। चूज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस टू द कुरु पांचाल रीजन एंड नेबरिंग एरियाज। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके सीयूईटी में पूछे जाते हैं। अब मैडम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट मीन्स कि आपका जैसे बौद्ध गया होगा, मथुरा हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, हस्तिनापुर हो गया। अब आपको इनको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। क्या करना है, इनको नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में लगाते हुए चलना है। और ये रहा आपका मैप। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेरा लाने का पर्पस ये था कि आप इस चीज से भी अवेयर हो जाओ कि कहीं से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हर चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझकर चलना है। अब ये क्या है, फटाफट से इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो इसको वीडियो को जो है पॉज करके देख लेना, फिर मुझे आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। मैंने आपको मैप भी दिखा दिया और ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं मैरिज ऑफ रूल्स की, ठीक है। ये देख करके तो अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो मैरिज ऑफ रूल्स की बात करते हैं कि मैरिज कितने टाइप की होती थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैरिज कितने टाइप की होती थी बच्चा, 8 टाइप्स की मैरिज होती थी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैरिज कितने होते थे, टाइप्स ऑफ मैरिज 8, जिसमें 4 को गुड कंसिडर किया जाता था और 4 को बैड कंसिडर किया जाता था, बैड में कंसिडर किया जाता था, ठीक है। अब जैसे गुड की अगर बात करूं तो गुड नहीं गुड, ठीक है। गुड की अगर मैं बात करूं अच्छी, जिसकी शादी मतलब जिसको बोलते हैं, तो जिसमें जो है वो मतलब पेरेंट्स की भी रजामंदी हो और रिलेटिव्स की भी रजामंदी हो, है ना, और लड़का लड़की भी राजी हो, तो उसको अच्छे माना जाता था। अब मान लो कोई किसी को भगाकर शादी कर लेता है जिसमें पेरेंट्स खिलाफ है, तो वो फिर अच्छी नहीं मानी जाती है ना। मतलब ये है कि अच्छी तो मानी जाती है, लेकिन और सब बहुत ज़्यादा बाद में फिर वो रुकावटें वगैरह जो भी कुछ होता है ना। और एक ये होता है कि जैसे कोई राजा कहीं पर किसी दूसरे राज्य पर अटैक करने के लिए गया है ना, और वहाँ से उनकी बहू बेटियों को बंदी बनाकर लिया, जबरदस्ती उनसे शादी कर ली है ना, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती थी, है ना। जबरदस्ती शादी करना वो बैड में कंसिडर किया जाता था, ठीक है। तो ये हो जाता था। तो सन वर इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी। तो सन जो होता था, बेटा जो होता था, वो कम्युनिटी के लिए, यानी कि जो वंश होता था, यानी कि जो कुल होती थी, फैमिली होती थी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। क्यों? क्योंकि लड़का जो होगा वो वंश को आगे बढ़ाने वाला होगा। तो वंश जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन का तभी आगे बढ़ेगा जब उसका बेटा होगा, तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर तो यही तो लाइनेज चलती आएगी ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको लाइनेज भी कहा जाता है। और वंश को आगे बढ़ाने के लिए सन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। डॉटर जो होती थी बच्चा, और वैसे ही आपको ये बताऊं कि जब भी ये राजा महाराजा हवन यज्ञ वगैरह करते थे तो उसमें ना 2 ही चीज़ों की कामना करते थे, है ना। तो क्या होता था, और इवन बाद में भी जो नॉर्मल फैमिली के जो हेड होते थे, लोग होते थे, जो भी पूजा पाठ कराते थे, तो वो 2 चीज़ों की विश किया करते थे भगवान से, है ना, प्रेयर किया करते थे कि हमारे घर में बेटा हो और साथ साथ में हमें एनिमल्स वगैरह मिल जाएं। तो एनिमल की क्यों किया करते थे राजा वाजा, क्योंकि आर्मी के अंदर जितने घोड़े होंगे, मतलब जितने ज़्यादा हॉर्सेस होंगे, जितने ज़्यादा एलिफेंट होंगे, तो वो उनकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर माने जाएंगे। तो इसलिए वो 2 चीज़ों की कामना किया करते थे, एक सन और दूसरा एनिमल, ठीक है। तो डॉटर्स हेड, अब डॉटर्स को बोला गया था कि भाई तुम्हें जो है फादर की प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा विस्सा नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन अब तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो अब डॉटर भी उतनी ही हकदार है जितना कि बेटा है, ठीक है। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं होती थी। लेकिन फादर जो होते थे ना बच्चा, वो अपनी डॉटर को किसी और तरीके से अपना
प्रॉपर्टी का हिस्सा देते थे, जिसको बाद में बताऊंगी स्त्री धन कहा जाता था। तो डॉटर हैड नो क्लेम टू द रिसोर्सेज एंड हाउस होल्ड, मैरिंग दैम इनटू द फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर डिजायरेबल। अब जो कहते हैं ना कि शादी मतलब कि जो अपनी यूनिट से बाहर हो गए, मतलब रिलेटिव्स के उनके साथ में कोई कनेक्शन बढ़ जाता है, देन उसके बाद में क्या करते हैं, फिर उनकी शादी कर देते हैं। तो इस तरह की शादी को अच्छा माना जाता था। आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि जब शादी चाचू बुआ जी है ना, दीदी भैया, इनकी शादी की बात चलती है तो उनके रिलेटिव से यार उनकी लड़की की लड़का का मतलब कुछ तरह से इस तरह के रिलेशन को कनेक्ट करते हैं ना। तो जब उनकी शादी होती है तो उस वाली शादी को अच्छा माना जाता है, राइट। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्सोगेमी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको 4 तरह की जो है वो शादियाँ बताने वाली हूँ, जहाँ से आपके मैक्सिमम जो है हर बार आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक जिनमें से है एक्सोगेमी, ठीक है, एक जिनमें से है एक्सोगेमी। अब यहाँ पर हम जिस टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करने वाले हैं तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए जी, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी, ठीक है। ये 4 तरह की शादियां जो होती थी, इन्हीं को ही पहले के टाइम में ज़्यादा माना जाता था, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ मैरिज। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें कि एक्सोगेमी, ठीक है। एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है बच्चा, आउटसाइड ऑफ द यूनिट, आउटसाइड ऑफ द यूनिट, ठीक है। यूनिट से बाहर की गई शादी को एक्सोगेमी कहा जाता है। तो एक्स से लगा लेना, एक्स से मतलब क्या हो गया, आउट, एक्स था कभी, थी कभी, है ना, पास्ट। उसके बाद में आ जाएगा आपका एंडोगेमी, क्या आ जाएगा, एंडोगेमी। तो एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, इन, आई एन, इन, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ के चलना है, ठीक है, मतलब प्रोनाउंस जैसे करते हैं तो लगा लेना कि भाई ये जो है इन बोला गया है तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो इनसाइड वाला पार्ट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड द यूनिट, ठीक है, इनसाइड ऑफ द यूनिट, ठीक है। यूनिट के अंदर की गई शादी को क्या कहा जाता है, एंडोगेमी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि अपने ही कजन्स के साथ में, अपने फुपेरे ममेरे जो भी होता है उनके साथ में शादी कर लेते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको एंडोगेमी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उनको, एंडोगेमी टाइप्स ऑफ मैरिज कहा जाता है, ठीक है। एक होता है आपके पास पॉलीगनी, ठीक है, पॉलीगनी। पॉलीगनी का मतलब होता है आपका जिसमें अ मैन, एक मैन होता है, अ मैन हैविंग, और उसकी सेवरल वाइफ्स होती हैं, ठीक है, सेवरल वाइफ्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि सातवाहनाज, ठीक है, सातवाहनाज रूलर, ठीक है। एक राजा दशरथ भी लगा सकते हो, तो जिसमें एक राजा होता था उसकी बहुत सारी रानियां होती थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पॉलीएंड्री की, ठीक है। पॉलीएंड्री इसका ऑपोजिट है, अ विमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो द्रौपदी का, ठीक है। द्रौपदी के कितने, 5 पांडव थे ना, हालांकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बन गए थे, ठीक है, सोचा नहीं था ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये चारों के चारों करने हैं, और ये चारों ही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द सिस्टम एक्सोगेमी, द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सोगेमी, लिटरली मैरिंग द आउटसाइड। गर्ल्स और वुमेन बिलोंग टू द हाई स्टेटस वर एंश्योर्ड दैट, अब जो हाई स्टेटस यानी कि जो रॉयल फैमिली से या जो एलीट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उनसे ना जब उनकी शादी करने लायक एज हो जाती थी तो उनसे पूछा जाता था, जब वो बड़ी हो जाती थी कि बेटी तुम्हारी शादी कर दें,
कहती थी कर दो पापा, मेरी शादी की एज भी हो गई है, ठीक है। फिर पापा क्या करते थे, अगर मैं रॉयल फैमिली की बात करती हूँ तो उससे उनका स्वयंवर वगैरह कंडक्ट करवाते थे, है ना, टास्क रख दिया करते थे। तो जो भी राजकुमार इस टास्क को कंप्लीट करेगा उसकी शादी, मतलब मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। या स्वयंवर ऐसे भी होते थे कि वरमाला लेकर चलती थी, जो उसको पसंद आ गया राजकुमार उसके गले में वरमाला डाल देती थी। लेकिन ये जो कंसेप्ट था, ये जो सिस्टम था, ये सिर्फ एलीट फैमिली, रॉयल फैमिली तक ही सीमित था। तो जो साधारण घर की लड़कियां होती थी उनको ये राइट नहीं दिया गया था। उसके पापा उनसे पूछेंगे कि तुम्हारी शादी कर दें, तब नहीं करते थे, है ना। तो बस डिसाइड कर देते कि तुम्हारी जो है हम शादी करने वाले हैं, भाई ये लड़का है तुम्हें शादी करनी है, तो बेचारी चुपचाप से शादी कर लिया करती थी, है ना, यही होता था। तो उसके बाद में गर्ल्स एंड वुमेन हु बिलोंग टू द हाई स्टेटस वर एंश्योर दैट दे वुड गेट द मैरिड एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सन। तो ये उनके मतलब उनसे उनकी मर्जी पूछी जाती थी कि भाई बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है, क्या करना है, तो वो स्वयंवर कंडक्ट करा के कर लिया करते थे। तो इस तरह का जो रूल बनाया गया था बच्चा, वो किसमें बनाया गया था, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में लिखा गया था, मनुस्मृति में भी लिखा गया था। तो 500 BC ऑनवर्ड्स नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नियम वगैरह हो गए, राइट, वर कंपाइल्ड द संस्कृत नोन एज द। तो इस तरह के नियम और कानून जो है वो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में लिखे गए थे और इनके रूल्स ही फॉलो किया करते थे पूरी की पूरी सोसाइटी। ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट सच वर्क द मनुस्मृति वाज कंपाइल्ड बिटवीन द। अब मनुस्मृति को कब कंपाइल किया गया, 200 BC से लेकर के 200 CE के बीच में। ये डेट से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। धर्मसूत्र धर्मशास्त्र को कब लिखा गया, 500 BC ऑनवर्ड्स, और ये आपकी मनुस्मृति आती है तो 200 BC से लेकर के 200 CE ऑनवर्ड्स इसको लिखा गया था, राइट, जिसमें सारे के सारे सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस बनाए हुए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गोत्र सिस्टम की। जानते हो गोत्र क्या होते हैं, आपको अपना, शायद किसी बच्चे को अपना गोत्र पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। नहीं पता होता तो मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा कि हमारा गोत्र क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैडम ये गोत्र क्या होता है, किसने बनाया, गोत्र जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुए, किस तरीके से इसको सोसाइटी में अप्लाई किया गया, जो आज तक ये तब से चल करके आज तक इसको हिंदू समाज के अंदर इसको जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि इसको माना जा रहा है। तो फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड्स पीपल स्पेशली ब्राह्मणास वर क्लासिफाई इन द टर्म ऑफ द गोत्रा। अब ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने आप को क्लासिफाई करने का, अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए अपनी एक कैटेगरी बना ली, है ना। लेकिन उस कैटेगरी में भी क्या बन गए, उसमें कुछ अपने गोत्र के हिसाब से उनको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन दे दी गई। तो ये जो गोत्र होते हैं ये ब्राह्मणों ने स्पेशली अपने लिए, ताकि हम जो है इस मतलब गोत्र के ब्राह्मण कहलाएं, हम इस गोत्र के, क्योंकि ब्राह्मण पूरी कम्युनिटी हो गई, लेकिन ये भी तो नहीं पता था ना कि कौन सा ब्राह्मण किस कम्युनिटी से या किस गोत्र से बिलोंग करता था। तो इन्होंने अपने लिए ये गोत्र सिस्टम स्टार्ट किया। देन उसके बाद ये जो ब्राह्मण होते थे, 1000 BC ऑनवर्ड्स पीपल स्पेशली द ब्राह्मणास वर क्लासिफाई इन द टर्म। तो ब्राह्मणों को इन गोत्र के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, है ना, कि भाई ये जो है विशिष्ट हैं, ये जो है वो वाल्मीकि हैं, ये जो है वो हैं, ये वो हैं। तो ब्राह्मणों की कैटेगरीज जो हैं वो गोत्र के आधार पर बना दी गई थी। कब, 1000 BC ऑनवर्ड्स। ईच गोत्र वॉज, अब जो हर एक गोत्र होता था वो एक वैदिक सीर के नाम से चलाया जाता था। वैदिक सीर क्या होता है, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हो गए आपके महर्षि वाल्मीकि हो गए, महर्षि विश्वामित्र हो गए, महर्षि ये हो गए वो, तो उन्हीं महर्षि के नाम पर ही गोत्र सिस्टम रख दिया गया, मतलब गोत्र का नाम रख दिया गया। दैट मीन्स कि हम जो है वो वाल्मीकि की संतान है, हम जो है विश्वामित्र की संतान है, हम जो है परशुराम की संतान है, हम जो है इनकी संतान है। तो ये जो है गोत्र उन्हीं के नाम से रख दिए गए थे, राइट। तो अब गोत्र के रूल क्या होंगे, ठीक है, गोत्र के रूल क्या होंगे, ठीक है। अब गोत्र के 2 रूल होते थे जो कि फॉलो करने होते थे। तो एक गोत्र ये मतलब एक रूल ये होता था कि जो भी गोत्र होते थे, 2 rules of the गोत्र वर particularly important. फर्स्ट, women were expected तो जब लड़का लड़की की शादी होती है, ठीक है, तो लड़की को क्या करना होता है, हिंदू समाज की बात कर रही हूँ, तो उसमें लड़की अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देती है, हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करती है, तो वो शादी के बाद अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती है। ये तो आपको पता ही होगा। तो पहला रूल क्या कहता है कि लड़की को शादी के दौरान अपने पिता का गोत्र गिव अप करना है, छोड़ देना है, और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर लेना है। दूसरा रूल ये कहता है कि एक ही सेम गोत्र के अंदर लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में बहन भाई माने जाते। क्यों? क्योंकि उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज कभी एक ही रहे होंगे, तो इस वजह से वो उस पूर्वज की संतान है, तो वो आपस में बहन भाई बन जाते हैं। तो लड़का लड़की एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब मुझे को लगता है कि आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये गोत्र क्या होते हैं, है ना। मम्मी को बताना जा करके अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर की बात करते हैं। सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मैथ्रोनिमिक्स नेम डिराइव्ड फ्रॉम द। अब यहाँ पर मदर की क्या इंपॉर्टेंस थी, जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत में जो गांधारी है वो दुर्योधन को बहुत समझाती है ना कि भाई तुम लड़ाई मत करो, लड़ाई करोगे तो देखो हो तो तुम एक ही परिवार के, तो कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, तो नुकसान और फायदा एक ही फैमिली को होगा ना। तो बहुत समझाते हैं कि बेटा रहने दो लड़ाई बड़ाई, है ना, नुकसान ही होगा, क्या फायदा, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता था। तो मदर की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो मदर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, राइट। तो इस बात का प्रूफ जो है हमें सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स में भी मिलता है। सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाते थे या किसी फीमेल एंसेस्टर का नाम लगाते थे। इससे ये पता चलता है कि वो कितना मानते थे, है ना, कितना फीमेल एंसेस्टर या कितना अपनी मदर को मानते थे। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है, मैथ्रोनिमिक कहा जाता है। ठीक है बच्चा, जो अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगा करके और पूरे मतलब फेमस हुए, तो उस वाले सिस्टम को कहा जाता है मैथ्रोनिमिक। ठीक है, द प्रैक्टिस रिफ्लेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ द मैथ्रिनी। अब मैडम ये मैथ्रिनी पैथ्रिनी तो हमने पढ़ लिया कि फादर टू सन होता है, मैथ्रिनी क्या होता है, दैट मीन्स मैथ्रिनी वो सिस्टम होता है जो मदर के वंश को बताने वाला है। एग्जाम्पल देती हूँ, नानी के जाते हो आप, तो जब नानी के घर जाते हो अपने मम्मी के साथ में जाते हो ना, या फिर अभी भी नानी के घर से देख रहे होंगे, है ना, या फिर जाने वाले होंगे, तो आप अपनी नानी के घर किसके नाम से जानते हो, अपनी मदर के नाम से जानते हो। तो कोई मान लो पड़ोसी और से आ गए तो कहते हैं भाई ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है, तो आपकी नानी या मामा मामी जो भी बोलते हैं, तो ये जो है अपनी मम्मी का, आपकी मम्मी का नाम लेकर के बताते हैं कि उनका बेटा है, उनका बेटी है। तो आप किसके नाम से जाने, अपनी मम्मी के नाम से। तो यही सिस्टम क्या कहलाता है, मैथ्रिनी कहलाता है। तो मदर के वंश को बताने वाला मैथ्रिनी। हाउ एवर द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन, लेकिन अगर बात आती है किसकी, सक्सेशन की बात आती है, तो ये जो मैथ्रिनी से ही निकल कर बना है, क्या मैथ्रिनी से ही निकल कर बना है मैथ्रोनिमिक। तो ये दोनों चीजें हैं, मदर की इंपॉर्टेंस को दर्शाती हैं। लेकिन अगर बात आती है थ्रोन की, ठीक है, कि भाई राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो उस सिचुएशन में ये पैतरनी सिस्टम को फॉलो करते हैं। दो तरह के सिस्टम फॉलो कर रहे थे ये, कौन कौन सा, एक तो पैतरनी, अगर राजा है उनके फादर तो वो उनका बेटा ही राजा बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये फादर्स टू सन जो वाला सिस्टम है ये पैतरनी कहलाता है। लेकिन अगर मदर के नाम से देखा जाए, अपनी मदर का नाम जो है अपने नाम के आगे लगाते थे, तो इससे मदर की इंपॉर्टेंस देखी जाती थी। दैट मीन्स कि मैथ्रिनी सिस्टम को भी ये अप्लाई किया करते थे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, अब गौतमी क्या हो गई, मदर हो गई, पुत्र क्या हो गया, सन हो गया, शातकर्णी क्या हो गया, ये नेम हो गया उस राजा का। तो उस राजा ने अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाया, तो यही क्या कहलाता है, यही जो है वो मैथ्रोनिमिक कहलाता है। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशल डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब सोसाइटी बन रही थी, ठीक है, सोसाइटी बन रही थी। अब मैंने कल ही आपको समझाया था कि सोसाइटी में लोग अलग अलग तरह के काम करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर करें, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो है वो दूसरे तरह का काम करें। तो सोसाइटी बन रही थी, तो उसमें अलग अलग तरह के काम होंगे। अब खेती वेती करने के लिए टूल्स वगैरह जो उनको चाहिएंगे, तो टूल्स कौन बनाएगा, टूल्स बनाने वाले अलग होंगे, सेल करने वाले अलग होंगे, एग्रीकल्चर करने वाले अलग होंगे, है ना। तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाएंगे। तो अलग अलग तरह के काम होते हैं, टूल बनाने का काम होगा, ये होगा। तो सोसाइटी में लोग अलग अलग तरह के काम जो है वो करने लगेंगे। ठीक है, अब इन कामों को जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो खेती वेती का काम करते हैं उनकी अलग कैटेगरी बना दी जाएगी। अब पूजा पाठ का जो काम करते हैं उनकी अलग कैटेगरी बना दी जाएगी। जो राजा होते हैं, जो पर्टिकुलर उस एरिया के हेड होते हैं, उनकी अलग कैटेगरी बना दी जाएगी। और इस तरीके से जो दूसरों के घरों में बेचारे गरीब थे, दूसरों के घरों में जाकर के काम करते थे, खेतों में काम करते थे, उनकी कैटेगरी अलग अलग बना दी जाएगी। तो तरह तरह के ऑक्यूपेशन के बेस पर ही क्या किया जाएगा, 4 तरह की कैटेगरी जो है वो बनाई जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण के हाथ में ये देख रहे हो ना, इनकी जो मंत्र की किताबें, पोथी पत्रा इनके हाथ में है, तो ये क्या करेगा, वेदों को पढ़ने का काम करेगा, पढ़ाने का। क्षत्रिय का काम होता है वॉरफेयर में एंगेज होना, ठीक है, और वैश्यों का काम होता है एग्रीकल्चर करना, पैस्टोरलिज्म करना, ट्रेड करना। और इसके अलावा शूद्रों का काम होता था अपने ऊपर से 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देना। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ट्रिक आपको याद करनी है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। बढ़िया क्या, एकदम बकवास ट्रिक है। ठीक है, कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, बकवास वाली। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नॉन क्षत्रिय। अब शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। मान लिया हमारे शास्त्र ये कहते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात जो है वो झूठी साबित होने लगी कि कब, जब यहाँ क्षत्रिय के अलावा और भी दूसरी जाति के लोग राजा बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, है ना। तो अब ये बात यहाँ पर गलत साबित हो गई। तो क्षत्रिय कुड बी किंग, हाउएवर द सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनेज प्रोबेबली हैड द डिफरेंट ओरिजिन, लेकिन वो डिफरेंट ओरिजिन के थे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया मौर्यों का। तो मौर्य जो थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है, यानी कि जो बौद्धिज्म है उसकी बुक में ये मेंशन किया गया है कि जो मौर्य थे वो क्षत्रिय फैमिली के थे, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है। लेकिन ब्राह्मणिकल थ्योरी क्या कहती है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये कहता है कि जो मौर्य थे वो लो ओरिजिन थे, नीची कास्ट के थे। चलो मान लिया नीची कास्ट के थे, लेकिन थे तो वो बहुत बड़े राजा ना, तो अब उनकी बात गलत साबित हुई कि नहीं। तो ये जो लिखा गया है शास्त्रों में कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, तो वो जो चलो लो ओरिजिन थे मौर्य, वो भी तो इतने महान राजा बने, और इतने महान राजा बने कि आज तक उनको बीट करने वाला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई पैदा ही नहीं हुआ, है ना। तो ये उसके बाद में यहाँ पर जो मौर्यास थे, तो मौर्य का डिक्लाइन कब होता है, 185 BC के अंदर। तो जैसे ही मौर्य डिक्लाइन हुआ तो इनको रिप्लेस कौन करते हैं, रिप्लेस करते हैं इनको शुंग और कण्व डायनेस्टी के रूलर। तो शुंग और कण्व दोनों ही क्या थे, बाय कास्ट ब्राह्मण थे, तो ये भी तो इतने बड़े राजा बने। उसके अलावा अदर रूलर सच एज द शका रूलर हु केम फ्रॉम द सेंटर, तो शक रूलर्स, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, वो भी तो इतने बड़े महान राजा बने ना, जिसमें कि एग्जाम्पल दिया गया है किसका, रुद्र दमन का, ठीक है, किसका दिया गया है, रुद्र दमन, ठीक है। अब ये रुद्र दमन कौन थे, ये शक रूलर थे, ठीक है, कौन थे, ये शकाज रूलर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसका हमें प्रूफ कैसा मिलता है, तो इसका प्रूफ मिलता है हमें कहाँ से, हमें जब ये सेकेंड सेंचुरी, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी BCE में क्या करते थे, सेकेंड सेंचुरी BCE के अंदर ये रूल किया करते थे, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट कहाँ पर है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो आपका स्थान वाली कंट्री होगी, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये स्थान वो स्थान, तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे और नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट पर भी इंडिया में रूल करते हैं, ठीक है। तो इनका हमें एक लिखा हुआ, हमें एक क्या मिला, इंस्क्रिप्शन मिला, ठीक है, क्या मिला हमें, इंस्क्रिप्शन मिला। तो इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि उन्होंने सुदर्शन लेक को बिल्ड करवाया था, रीबिल्ड करवाया था, ठीक है, सुदर्शन लेक को उन्होंने रीबिल्ड करवाया था। तो इस बात का प्रमाण हमें मिलता है। और ये जो सुदर्शन लेक का जो एविडेंस लिखा हुआ कंटेंट हमें मिला, तो वो किस में लिखा हुआ था, संस्कृत लैंग्वेज में। किस में लिखा हुआ मिला, संस्कृत लैंग्वेज में। ब्राह्मण कहते हैं कि ये जो बाहर से आए हुए जो रूलर थे, जिनको उन्होंने आउटसाइडर कहा था, इनको मलेच्छा कहा गया। मलेच्छा किसको कहते हैं, जिनको संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती। लेकिन ये तो रुद्र दमन का हमें इंस्क्रिप्शन इस बात को प्रमाणित कर रहा है, इस बात का प्रूफ दे रहा है कि वो लोग संस्कृत भी जानते थे। ब्राह्मणों की बात यहाँ पर गलत साबित हो गई। अब देखो वो अपने ही जाल में धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं, जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी। बच्चा ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो 4 कैटेगरी बनाई गई थी उसके अंदर भी सब कैटेगरी बनाई जाएंगी। इसलिए हम जगह जगह तरह तरह के हम जो है एग्जाम्पल्स के साथ में उसको पढ़ रहे हैं। जातीज एंड सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं। ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन द बर्थ। तो ब्राह्मणिकल थ्योरी क्या कहते हैं, जाति बनी है ना बच्चा, ये बाय बर्थ बनी है। यानी कि अगर किसी घर में, किसी कास्ट में अगर बच्चा पैदा हुआ है, मान लो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, तो वो उसी जात का कहलाएगा, उसी जाति का कहलाएगा। दैट मीन्स कि ये बाय बर्थ डिसाइड कर दिया जाता था कि ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा और वो ब्राह्मणगिरी का आगे चलकर काम करेगा। तो ये बाय बर्थ कहलाता है, किसके अकॉर्डिंग, ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। वाइल द नंबर ऑफ द वर्णास वाज फिक्स। अब यहाँ पर 4 थे, ठीक है, यहाँ पर 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। तो ये 4 वर्ण होंगे, लेकिन इन 4 वर्णों के अलावा कोई और भी तो काम करने वाले अलग अलग तरह के लोग होंगे ना, तो उनको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, इसको ध्यान से सुनना। अब जो लोग जंगलों में रहेंगे, ठीक है, जंगलों में रहने वाले लोग या फिर जो स्वर्णकार होते थे, है ना, इनको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, या जो सिल्क वीवर होते थे, मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम किया करते थे। तो ठीक है, मान लिया उनको कि उनको काम के आधार पर बांटा गया था। लेकिन जो ब्राह्मण होंगे वो अगर वो वेद पुराणों को पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्षत्रियों का काम होता था अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, वैश्यों का काम ये होता था, शूद्रों का काम ये होता था। लेकिन उसके अलावा भी कोई
कोई और काम होते थे उनको किस कैटेगरी में डाला जाएगा। तब ब्राह्मणों ने सोचा कि हाँ भाई ये तो बात जो है वो थोड़ी सी सोचने लायक है, तो हम क्या करते हैं, इनकी अलग कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, इनकी अलग कैटेगरी बनाते हैं। तो इन 4 कैटेगरीज के अलावा भी अब अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं जो कि इनका ही पार्ट होगी। दैट मीन्स कि ब्राह्मण भी जो है वो अलग अलग तरह के ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह इनकी क्या बन जाएगी, सब जातीज बन जाएंगी। क्या बन जाएगी बच्चा, यही क्या कहलाएंगी, सब जातीज कहलाएंगी। यानी कि मेन तो हो गए ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण भी अलग अलग तरह के होते हैं जो कि ब्राह्मण जाति में ही काउंट किए जाएंगे, तो इनको सब जातीज कहा जाता है। इसी तरीके से क्षत्रियज में, ठीक है, जैसे राजपूत हो गए, जैसे सूर्यवंशी हो गए, जैसे ये हो गए वो हो गए, तो इसमें भी अलग अलग है, तो इनको क्षत्रिय कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा वैश्यास है, तो वैश्यास की भी बहुत सारी कैटेगरी बनेगी, शूद्रास की भी बहुत सारी कैटेगरी बनेगी। तो ये जो है नंबर ऑफ जातीज कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है कि अगर ये 4 फिक्स की गई है तो भाई इतनी 10 जो है वो ब्राह्मण में सब जाति फिक्स की गई है, लेकिन इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था, कितनी भी सब जातीज बन सकती हैं। ठीक है, कितनी भी सब जातीज बन सकती थी। तो पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट सच एज द निषाद, तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे उनको निषाद कहा जाता था। ठीक है, और जो गोल्डस्मिथ होते थे जिनको स्वर्णकार कहा जाता था, वर क्लासिफाई एज द जाति। ठीक है, इनको एक जाति के रूप में क्लासिफाई किया गया। ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एज दे डिड नॉट, ब्राह्मणिकल अथॉरिटी ये कहती है कि भाई ये जो स्वर्णकार हैं, ये जो निषाद हैं, ये किसी जाति में फिट नहीं हो रहे हैं, इनमें किसी में फिट नहीं हो रहे, तो इनकी अलग से जाति बना दो। बस यहां से ये कंसेप्ट शुरू होता है सब जातीज बनने का, और धीरे धीरे बहुत सारी जातीज जो है वो बन जाती है। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो फटाफट से मुझे थम्स अप शो कर दो। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, सोसाइटी विदाउट द वर्णास। ठीक है, अब कुछ सोसाइटी ऐसी भी थी जो कि वर्ण सिस्टम में काउंट नहीं की जाती थी, मतलब उनकी अलग ही कैटेगरी थी, उनका अलग ही सब कुछ सिस्टम में अलग था, जिसमें से एक थे निषाद। और निषाद जाति के एग्जाम्पल को देते हुए इसमें क्या बताया गया है कि एकलव्य जो कि कहाँ थे, जो कि जंगलों में रहा करते थे, जो निषाद जाति से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार, क्योंकि छोटी कास्ट के थे और जो गुरु द्रोणाचार्य थे इन्होंने मतलब जो एकलव्य थे वो इनको अपना गुरु मानते थे, तो ये जब कौरव पांडु को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे तो ये भी चले गए, बच्चे ही थे, ठीक है, बालक थे, तो ये उनके पास जाते हैं कि गुरुजी आप मुझे भी सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो पहले तो अपनी जाति बताओ। तो उन्होंने कहा मैं निषाद जाति से बिलोंग करता हूँ। कहाँ रहते हो? जंगल में रहता हूँ। ना भाई ना, मैं तुम्हें कोई शिक्षा विक्षा नहीं दे सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, और अगर मैंने तुम्हें जैसे छोटी कास्ट को अगर मैंने अपना स्टूडेंट बनाया तो इससे मेरे धर्म पर जो है वो एक तरह का क्या कहते हैं स्पॉट लग जाएगा, तो मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। ठीक है जी, बेचारा मायूस होकर के वापस लौट गया। फिर इन्होंने माना तो गुरु इनको ही था, तो इनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके और डेली बस इनसे आशीर्वाद लेता और धनुष बाण चलाने की प्रैक्टिस किया करता था। ठीक है, तो वो इतना परफेक्ट हो गया कि एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को जब धनुष चलाना सिखा रहे थे, उनको होमवर्क दे करके तुम्हें जो है वो सामने जो आम लटक रहे हैं उनको बीतना है और बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जब तक मैं घूम कर आता हूँ। तो घूम कर आते तो देखा कि यहाँ पर उनकी मूर्ति बनाई हुई है, तो बड़े हैरान हो गए कि ये कौन आ गया जो मेरी मूर्ति बना करके और इस तरीके से धनुष बाण की प्रैक्टिस कर रहा है। तब पता चला कि ये एकलव्य है और ये वही बच्चा है जो बहुत टाइम पहले इनसे परमिशन लेने के लिए आता है कि मुझे सिखा दे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो देखा तो ये अर्जुन से भी उनको, मतलब गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन से भी ये मच बेटर लगे धनुष चलाने में, है ना। तो कहे कि तुम मेरे से ही मतलब मेरे को गुरु मानते हो ना, तो आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। टीचर तो होते हैं टेस्ट लेने वाले, है ना। तो उन्होंने उनका टेस्ट लिया, आंखों पर पट्टी बांध दी कि तुम्हें जो है बिना देखे उस डॉग के माउथ को बेधना है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुननी है। ठीक है, और आवाज़ सुन करके तुम्हें उसी दिशा में तीर चलाने हैं और उसके माउथ को बेध देना है। उन्होंने कहा गुरुजी इतनी सी बात, चलो मैं कर देता हूँ, तो तभी मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट मानूंगा। चलो इतनी सी बात है, चलो मैं टास्क कंप्लीट। बेचारा खुश था कि गुरुजी जो है आखिरकार उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये टास्क कंप्लीट करने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि ये तो अर्जुन से भी बेटर है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका राइट हैंड का थंब मांग लिया, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने जो है वो कुरु फैमिली को एक तरीके से वचन दिया हुआ था, प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा, है ना। तो उनकी कमिटमेंट झूठी हो जाती, तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, इनका राइट हैंड का थंब मांग लिया। ठीक है, सम टाइम दोज हु स्पोक द नॉन संस्कृत लैंग्वेज वर लेबल्ड एज मलेच्छा। ठीक है, तो ये एकलव्य कौन सी जाति से बिलोंग करते थे बच्चा? ये कास्ट थी कौन सी इनकी? निषाद। और जो मलेच्छास होते थे, मलेच्छा कौन होते थे? जो नॉन संस्कृतिक थे, यानी कि जिनको संस्कृत पढ़नी लिखनी नहीं आती थी, उनको ब्राह्मणों ने मलेच्छा कहा।
इमर्जेंस ऑफ द वर्ना सिस्टम। अब हम बात करते हैं वर्ण सिस्टम की, ठीक है, किस तरीके से वर्ण सिस्टम का इमर्जेंस होता है। द ब्राह्मणास कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम एंड क्लासीफाई एज द अनटचेबल्स। अब ये ब्राह्मण जो होते हैं बच्चा, ये जो है शूद्र, जो फोर्थ कैटेगरी थी है ना, उसमें से मतलब जिनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है, ये उसी वर्ग में से बनी हुई है ना, अनटचेबल, जिनको कहते हैं अस्पृश्य जाति के लोग, जिनको छूने मात्र से क्या होता था, वो अपने आप को अपवित्र समझते थे, है ना। और उनके बारे में डिफाइन करते हुए कहा ये लोग अनटचेबल्स होते हैं। मनुस्मृति में उनके लिए इनकी ड्यूटी फिक्स की गई, बाकियों की जैसे 3 की गई, इनकी भी की गई थी, किनकी, अनटचेबल्स की, यानी कि चांडाल्स की। तो चांडाल्स, मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल, दे हैड टू लीव द आउटसाइड ऑफ द विलेज, कि वो घर से मतलब विलेज से बाहर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चांडाल्स होते हैं, थोड़े से बुरे काम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, तो ये मीट मच्छी वगैरह खाते हैं, तो भाई ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, तो इनको जो है वो विलेज से बाहर रखा जाए। तो इनकी जो एक रेजिडेंशियल एरिया था, विलेज से बाहर रखा जाता था। दूसरा क्या कहा जाता था? दूसरा कहा जाता था कि जो भी विलेजर्स के जो पुराने बर्तन होंगे, पुराने कपड़े होंगे, पुरानी चीजें होंगी, उन्हीं को ही वो यूज करेंगे, राइट। एंड वियर द क्लोथ्स ऑफ द डेड, और जो डेड के साथ में, यानी कि जो डेड बॉडी के साथ में उनके रिश्तेदार जो कुछ कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, कुछ और भी चीजें लेकर आते हैं, तो वही चीजों को वो यूज करेंगे। और साथ साथ में तुम्हें आयरन की बनी, अगर तुम्हें ज्वेलरी पहनने का शौक है ना, तो तुम्हें गोल्ड की या तुम्हें डायमंड की या तुम्हें सिल्वर की बनी हुई ज्वेलरी नहीं पहननी है, तो किसकी पहननी है? सिर्फ आयरन की बनी हुई ज्वेलरी पहननी है। इस तरीके से कुछ उनके लिए ड्यूटी फिक्स कर दी गई, जो वाकई में लगता था इनको देख करके कि इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को डिफाइन करते हुए 2 चाइनीज ट्रैवलर आते हैं। कौन कौन से? फटाफट से मुझे नाम लिखकर बताओ, फटाफट जल्दी से, ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर्स आते हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। एक थे कौन? फाजियान, ठीक है। कौन थे? फाजियान, ठीक है। फाजियान जो थे वो 5th सेंचुरी में आए थे बच्चा, इंडिया, है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि जो है मतलब कि विलेज के अंदर जब ये चांडाल्स या अनटचेबल्स जो एंटर करते हैं, तो उनके लिए जो है वो क्लैपिंग स्टार्ट हो जाती है ना, जोर जोर से क्लैपिंग, यानी कि अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है, सुनो 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 गांव वालों, वो चांडाल्स या अनटचेबल्स जो है हमारे गांव के अंदर एंटर करते हैं, और इस तरीके से अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, इनकी परछाई पड़ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ये वो करके। तो ये चीज़ें उसने अपनी आंखों से देखी थी, तो उन्होंने अपनी बुक में इसको डिफाइन किया। किसने? फाजियान ने। एक आते हैं कौन? एक आते हैं जुआंगजेंग, ठीक है। कौन आते हैं? जुआंगजेंग आते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। जुआंगजेंग आते हैं। तो उन्होंने क्या किया? ये आए थे 7th सेंचुरी में, ठीक है। ये कौन आए थे? जुआंगजेंग 7th सेंचुरी में आए थे। इन्होंने कहा कि इनको ना चांडाल्स को विलेज से बाहर रखा जाता है, और इस तरीके से इनके साथ में ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आते हैं, तो इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए तो चलते हैं आगे। कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड द स्टेटस, जेंडर एक्सेस द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का जो एक्सेस दिया गया था, वो तो हमें पता है कि सन को ही दिया गया था, बेटे को ही दिया गया था, तो बेटी क्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बेटी को दूसरी तरीके से धन दिया जाता था, हिस्सा दिया जाता था, जिसको स्त्री धन कहा जाता था। तो लड़की को शादी के दौरान जो भी उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिलते थे, उसी को ही स्त्री धन कहा जाता था। कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, ज्वेलरी वगैरह हो गई, कुछ और अदर सामान हो गया, तो ये सारा लड़की का अपना होता था, है ना। जबरदस्ती से कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारा लड़की का अपना धन होता था, जिसको स्त्री धन कहा जाता है, ठीक है। तो मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि जो फादर की प्रॉपर्टी होगी वो उनके बेटों में डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो बेटे 2 हों, 4 हों, कैसे भी हो, ठीक है। अब मान लो किसी इंसान के 4 बेटे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो बड़ा बेटा होता था, इसको हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था, क्योंकि ये घर का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। तो एल्डेस्ट था ये, ठीक है। क्या था? एल्डेस्ट था। इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसके चक्कर में क्या बताया गया कि इनको थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा दिया जाए। तो वुमेन वर अलाउड टू रिटेन देयर गिफ्ट रिसीव द ओकेजन मैरिज एज द स्त्री धन, लिटरली वुमेन्स वेल्थ। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया। अब यहाँ पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये कहता है
कि अनदर क्राइटेरिया, एक और क्राइटेरिया था अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, यानी कि लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता था, मेल फीमेल में जो भेदभाव किया जाता था, इसके अलावा एक और क्राइटेरिया था, वो था वेल्थ का। ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू द वेल्थ वॉज वन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वेल्थ की बात करती हूँ, तो जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा धनी बन जाते हैं ना, अगर यहाँ पर ऑक्यूपेशन की बात की जाए, है ना, क्योंकि वो राजा लोग जो होते थे उनके पास पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धन होता था। ब्राह्मण लोग जो थे वो फर्स्ट कैटेगरी में थे, इसलिए उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब द शूद्रास एंड सबड्यूड। अब ये जो ऊपर की 3 कैटेगरी थी, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास, ये जो 3 कैटेगरी थी, इनको तो अपनी मर्जी से तुम कोई भी काम कर सकते हो। मैन को ये कहा गया था, इन तीनों कैटेगरी के मैन को, कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन वुमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था कि घर की 4 दीवानी में ही उन्होंने अपने घर के काम करने, परिवार की देखभाल करनी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर किनको, शूद्र को फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि तुम्हें अपने से ऊपर की इन 3 कैटेगरी को ही सर्विस देनी है, कोई अपने मर्जी से काम नहीं करना है। तो द केस ऑफ द मर्चेंट की बात करते हैं। संस्कृत टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन यूज द वाणिक। अब यहाँ पर वाणिक शब्द आता है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि वाणिक किसको कहा जाता है। वाणिक का मतलब होता है मर्चेंट, यानी कि व्यापारी। विद वाइल ट्रेड वॉज डिफाइंड एज द ऑक्यूपेशनल। अब ये ट्रेड वाला जो काम था वो किसके लिए फिक्स किया गया था, वैश्यास के लिए फिक्स किया गया था। इन द शास्त्रास अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज एविडेंट प्लेस सच एज द मृच्छकटिका रिटन बाय द शूद्रक। अब यहाँ पर शूद्रक की लिखी हुई एक बुक है जिसका नाम है मृच्छकटिका, जो कि कब लिखी गई थी, 4th सेंचुरी सीई में लिखी गई थी। हेयर द हीरो, यहाँ पर एक हीरो होता है जिसका नाम था चारुदत्ता। ठीक है, जिसका नाम क्या था, चारुदत्ता। वो डिस्क्राइब द ब्राह्मण। तो चारुदत्ता ने अपने आप को, मतलब वहां पर मतलब उसके बारे में लिखा जाता है कि चारुदत्ता एक ब्राह्मण था। क्या था वो, एक ब्राह्मण था। देखो केस, देखो यहाँ पर मर्चेंट की बात हो रही है, लेकिन चारुदत्ता क्या था, चारुदत्ता एक ब्राह्मण था। तो ये कहता है कि ब्राह्मण एंड द सातवाहन। अब ये सातवाहन पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था, सातवाहन कौन होते हैं, जो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वो सक्सेसफुल मर्चेंट होते हैं, जिनको सतवाहास कहा जाता था। ठीक है, एंड द 5th सेंचुरीज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द 2 ब्रदर्स। और एक बात हमें यहां से पता चलती है, 5th सेंचुरी के एक इंस्क्रिप्शन से पता चलती है कि 2 ब्रदर थे, जो कि कौन थे, जो कि ट्रेडर थे, है ना, जो कि कौन थे, ब्रदर्स हु मेड द डोनेशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल एज द क्षत्रिय वाणिक। ठीक है, अब वो कौन थे, वो एक ट्रेडर थे, यानी कि वो जो थे वो क्षत्रिय वाणिक थे। कास्ट से कौन थे, वो क्षत्रिय थे, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, वाणिक का, यानी कि मर्चेंट का। तो चारुदत्ता क्या था, ब्राह्मण था, लेकिन ये ट्रेड करता था। इसी तरीके से क्षत्रिय थे, वो भी तो ट्रेड कर रहे थे। तो ये ट्रेड पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि कोई भी दूसरी जाति के लोग जो है वो किसी तरह का काम कर सकते थे। इस बात का प्रूफ हमें 5th सेंचुरी में लिखे हुए एक इंस्क्रिप्शन से मिला। इसका प्रूफ हमें कहाँ पर मिलता है, इसका चारुदत्ता का ये मिलता है हमें शूद्रक की किससे, मृच्छकटिका से। समझ में आ गई बात। चलिए, हाउ मैन एंड वुमेन एक्वायर द वेल्थ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मैन और वुमेन कितने तरीकों से धन को अर्जित कर सकते हैं, यानी कि वेल्थ को एक्वायर कर सकते हो। तो मैन के लिए 7 वेज बताए गए हैं और वुमेन के लिए 6 वेज बताए गए हैं। ठीक है, मैन के लिए देखो यहाँ पर विरासत में, यानी कि इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, उसको मान लो कोई खजाना मिल जाता है तो वो उसका हो जाता है। उसके बाद सेल परचेज कर सकता है, कंक्वेस्ट करके, किसी पर आक्रमण करके, किसी को कब्जे में लेकर के, किसी को अपने अंडर में लेकर के धन अर्जित कर सकता है। इन्वेस्टमेंट से कर सकता है, वर्क से कर सकता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट फ्रॉम द गुड पीपल। तो जो उनको अच्छे उनके दोस्त वगैरह होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, तो उससे भी वो क्या कर सकता है, धन को अर्जित कर सकता है। इसी तरीके से विमेन के लिए बताया गया है कि जो भी शादी के दौरान उनको ब्राइडल प्रोसेशन के दौरान जो भी उनको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, लड़की का अपना होता है, इससे वो धन अर्जित कर सकती है। एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, यानी कि जो प्यार से उनको गिफ्ट दिए जाते हैं उनके रिलेटिव्स की तरफ से, राइट। उसके अलावा एंड शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, और उसके अलावा उसके ब्रदर से, मदर से, फादर से जो गिफ्ट मिलते हैं वो लड़की का अपना होता है। और इसके अलावा जो उनके हस्बैंड उनको प्यार से गिफ्ट देते हैं वो भी उनका अपना होता है। तो लड़की के इस धन को कोई उनसे छीन नहीं सकता है। अगर हाँ, लड़की के अगर मतलब मर्जी है कि वो अपने पेरेंट्स को देना चाहती है, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने मतलब मदर फादर को, या फिर अपने इन लॉज को देना चाहती है, अपने बच्चों को देना चाहती है, या फिर अपने हस्बैंड को देना चाहती है, लड़की की अपनी मर्जी है। ठीक है, जबरदस्ती से कोई नहीं छीन सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, शेयरिंग द वेल्थ। अब देखो बच्चा, एक यहाँ पर सोचने वाली बात है, फादर की प्रॉपर्टी पर तो बच्चा क्लेम कर सकता है, लेकिन स्त्री धन पर कभी नहीं क्लेम कर सकता।
ये मेरी मम्मी का है तो मुझे ही इसको लेना है, नहीं। वो लड़की चाहेगी तो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को दे सकती है, तो जबरदस्ती उससे कोई नहीं ले सकता, क्लेम नहीं कर सकता कोई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे शेयरिंग द वेल्थ की, ठीक है। तो एन अल्टरनेटिव सिनेरियो टू द वर्ण सिस्टम पीपल आइदर क्लेम और वर असाइन स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, ठीक है। अब यहाँ द अल्टरनेटिव सिनेरियो द वर्ण सिस्टम पीपल आइदर क्लेम और वर असाइन द स्टेटस बेसिस ऑन देयर वेल्थ। अब यहाँ पर एक और सिस्टम में चेंज देखने को मिलेगा कि जिसके पास जितना अच्छा खासा पैसा होता था तो सोसाइटी में उसका स्टेटस उतना ही बड़ा माना जाता था, है ना। अब मान लो कोई नीची कास्ट से बिलोंग करता है, कोई शेड्यूल कास्ट का है, लो ओरिजिन है वो, और उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो दुनिया क्या करेगी, पैसे को सलाम करेगी, है ना। रियलिटी है आज की, ठीक है। और मान लो कोई कास्ट से बहुत ऊंचा है, मान लो कोई ब्राह्मण है, उसके पास पैसा नहीं है, लोग बच करके चलेंगे, चाहे बेचारा भगवान ना करे उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया ना, तो लोग उससे बच कर निकलेंगे उसकी अपीयरेंस को देख करके। पैसा वैसे तो होगा नहीं, और अगर कोई होगा, कोई अमीर वगैरह होगा, पैसे वाला होगा, तो जरा से उसके बारे में पता चलता है, भाई तूने मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मेरे को बुला लेता, मैं तेरे को डॉक्टर के ले चलता, ये वो करे, ये रियलिटी है ना। तो इसी तरीके से बताया गया है कि देयर वर द अनदर सिचुएशन वेयर द मैन हु जेनरियस वर द रिस्पेक्टेड। तो जो जेनरियस होता है, मतलब जिसके पास पैसा है, वो निडीज की हेल्प कर रहा है, गरीब लोगों की हेल्प कर रहा है, तो उसको जेनरियस समझा जाता है और उसकी सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत ऊंची कास्ट का है, पैसा भी है उसके पास में, कंजूस है, लोग उसको डिसलाइक करेंगे, समझ रहे हो। अब तुम बताओ, कंजूस हो कि तुम ठीक ठाक से जो है वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो, जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना, है ना। चलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। बुद्धिस्ट डेवलप द, अब यहाँ पर बौद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहलाता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। अब ये जो सोसाइटी के अंदर सोशल इनइक्विटीज बढ़ी हुई है, इनइक्वालिटीज का मतलब जो जाति वाति के आधार पर जो है वो भेदभाव किया जाता था, तो इंसान पहले ऐसा नहीं था। इस बात का प्रूफ हमें मिलता है सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में डिफाइन करते हुए कहता है कि इंसान के अंदर जब समझ नहीं थी, अगर मैं हड़प्पा की बात करती हूँ या उससे पहले की बात करती हूँ, तो उस टाइम में कोई राजा वाजा तो होता नहीं था, सभी लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहे थे, है ना, बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर वैदिक पीरियड आता है, धीरे धीरे राजाओं का, नगरों का, इनका निर्माण होने लगता है, तो वैसे वैसे राजा को बोला गया कि धर्मसूत्र धर्मशास्त्र लेके जाते हैं, उसमें बताया गया था कि राजा को अपनी प्रजा से टैक्स वसूलना चाहिए ताकि उस पैसे को, उस फंड को वो अपने डेवलपमेंट में लगा सके, है ना। तो जैसे जैसे वो लालच उनके अंदर आता गया, भाई मैं यहाँ से भी टैक्स वसूल कर रहा हूँ, मैं वहाँ से भी कर रहा हूँ, तो इंसान के मन में वो लालच आता जाए, और यही लालच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न बनता है, झगड़े का कारण, वाद विवाद का कारण बनता है। तो कहते हैं कि इंसान की जैसी सोच होती है वो वैसा ही बन जाता है, राइट। जैसे हम अपने दिमाग के अंदर प्लांट लगाएंगे ना, प्लांट सच में मत लगा देना, तो जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किस में लिखी गई हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी गई हैं। अब बात आते हैं हमारे पास हैंडलिंग द टेक्स्ट, हिस्टोरियन एंड महाभारत। तो अब हम बात करते हैं किसकी, महाभारत की। तो महाभारत को ओरिजिनली लिखा किसने था, महाभारत को लिखा था महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा था महाभारत को, ठीक है। हिस्टोरियन एग्जामाइन द, तो हिस्टोरियन ने क्या किया, बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक्स थी जो कि प्राकृत, पाली और तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई थी, ये जो है उस टाइम में बच्चा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, मतलब लोगों की लोकल लैंग्वेज थी, और इसी में ही हमें लिखी हुई बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स मिली जिससे कि हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो महाभारत का जो ओरिजिनल वर्जन है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा होता है बच्चा, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ठीक है। हिस्टोरियन यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर द टू ब्रॉड कैटेगरी। तो इस महाभारत को लिखने के लिए दो कैटेगरीज बनाई गई। एक कैटेगरी वो थी देयर द सेक्शन दैट कंटेन द स्टोरी, एक सेक्शन के अंदर स्टोरीज थी, ठीक है, डेजिग्नेटेड एज द नरेटिव, ठीक है, जिसको कि स्टोरी को बोला जाता था। जैसे कोई स्टोरी सुनाते हैं ना, तो वो आपको सुनाते हैं, आप सुनते हो, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, राइट। दूसरा तरीका ये होता था उसी स्टोरी को सीक्वेंसली, यानी कि कौन से इवेंट के बाद, कौन सी घटना के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो सीक्वेंस में यानी कि इंस्ट्रक्शंस के साथ में जो लिखी जाती है, एक वो वाला पार्ट होता है, ठीक है। एक तो होता है बोलना, एक होता है जो बोला गया है उसको लिखना, ये दो पार्ट थे, ठीक है। तो महाभारत में जो स्टोरीज वगैरह होती थी, जातक कथाएं होती थी, ठीक है, तो उसमें उसको मेंशन किया गया, मतलब एक तरीके से ये हमें मॉरल वैल्यूज बता रहे हैं ना, कि हमें ऐसा होना चाहिए, इंसान को वैसा होना चाहिए, राइट। तो ये मॉरल वैल्यूज बताई गई हैं, तो उन्हीं स्टोरी को उसमें ऐड ऑन किया गया। फिर उसके बाद जो महाभारत थी या फिर अदर जो चीज़ें थी, तो उसको सीक्वेंस में उसको रखा गया, है ना। इसी को क्या कहा जाता है, इसको डिडक्टिक कहा जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आप कोई काम करते हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ में करते हो, यानी कि पहले मुझे ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। यही सिस्टम क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड डिडैक्टिक। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? महाभारत की। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास ने उनको नरेट किया और किसने लिखा? गणेश जी ने उनको लिखा था, है ना। तो ये भी बात सही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत को जो है लिखने वाले या नरेट करने वाले कौन थे? तो महाभारत ओरिजिनली स्टोरी प्रोबेबली कंपोज्ड बाय द चैरिएटर बार्ड नोन एज सुता, जिसको सुत के नाम से जाना जाता है। वो एक चैरिएटर भी थे, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। इनडायरेक्टली किसको बोला गया है? भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है, क्योंकि वही एक ऐसे ओनली ही वॉज द आई विटनेस जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। महाभारत का युद्ध भी देख रखा था, महाभारत से पहले भी, महाभारत से बाद में भी, ये सारी चीज़ों को देखने वाले अकेले वो आई विटनेस थे। तो उन्होंने इस चीज़ को किसी को बताया, है ना, तो नरेट किया। अब नरेट करने के बाद कोई ना कोई तो उसको लिखेगा। तो क्या किया? कुरु, पांचाल और ब्राह्मण लोगों ने इसको लिखने की कमिटमेंट की कि आपने बोला इसको हम लिखेंगे, ताकि इस बात को आने वाली जनरेशन भी जान सके कि किस तरीके के पहले क्या चीज़ें होती थी, महाभारत क्या था, दुर्योधन कौन थे, युधिष्ठिर कौन थे, धृतराष्ट्र कौन थे, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, है ना। तो ये इन्होंने कमिटमेंट की। फिर इन द नेक्स्ट फेज बिटवीन द 200 CE टू 200 BCE टू 200 CE द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसी के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जब अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहे थे। और उसी दौरान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, ठीक है, भगवान विष्णु वाला रूप दिखाया था, है ना। तो इसी को लेकर के लोग क्या करते हैं? भगवान कृष्ण जी को, है ना, कृष्ण जी को ही विष्णु भगवान समझ करके उनकी पूजा करने लगते हैं। यानी कि विष्णु जी के अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। तो लोग कृष्ण जी को भी भगवान समझ करके उनकी वर्शिपिंग करने लगे और ये बड़े लेवल पर पूजे जाने लगे, इनकी वर्शिप की जाने लगी, राइट। विष्णु लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर इन द एपिक। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि महाभारत के इस एपिक में इंपॉर्टेंट फिगर किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है। सब्सीक्वेंटली बिटवीन द 200 to 400 CE लार्ज डिडक्टिक सेक्शंस रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वाज एडेड। फिर उसके बाद में मनुस्मृति को भी महाभारत में ऐड कर दिया गया। एक तो नरेट किया गया, स्टोरीज को ऐड किया गया, उसके बाद मनुस्मृति में जितने भी रूल रेगुलेशंस लिखे हुए थे वो भी महाभारत के अंदर ऐड कर दिए गए। इसी की वजह से ये महाभारत का एपिक बहुत बड़ा एपिक बन गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा एपिक, लार्जेस्ट एपिक किसको माना जाता है? महाभारत को, ठीक है। नाउ सर्च फॉर द कंजर्वेशन की बात करते हैं। महाभारत लाइक एनी अदर मेजर एपिक, तो महाभारत भी दूसरे एपिक्स, दूसरे ग्रंथों की तरह, जिसमें कि बहुत सारे हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है बैटल्स की, हमें फॉरेस्ट की, पैलेसेस की एंड द सेटलमेंट्स की। तो इसी सेटलमेंट्स को, ठीक है, एक्सवेट करने के लिए बीबी लाल ने 1951-52 के अंदर महाभारत वाले जोन में, मतलब महाभारत वाले टाइम में जिस तरह के घरों में लोग रहा करते थे उसको एक्सवेशन करने का काम स्टार्ट कर दिया। तो महाभारत वाले टाइम में जिस तरह के घरों में लोग रहते थे, अब वो तो फेज खत्म हो चुका है, बिल्कुल घर वर टूट गए थे, बिल्कुल उसका नामो निशान मिट गया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड और थर्ड फेज आता है, ठीक है, जिस तरह के लोगों में जिस तरह के लोग जिस तरह के घरों में रहते थे, तो उस बात का प्रूफ मिलता है बीबी लाल को कब? 1951-52 के अंदर। तो लाल फाउंड द एविडेंस ऑफ द फाइन ऑक्यूपेशनल लेवल बट डिस्क्राइब ओनली द सेकंड एंड थर्ड लेवल। दीज लेवल वर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेस। और ये लेवल जो है वो हाउसेस के आर्किटेक्चर्स को बताता है, क्योंकि जब पहला फेज खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका आइडिया हमें सेकंड में मिलेगा, सेकंड का आइडिया हमें थर्ड में मिलेगा। तो ये जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो इससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि शायद कुछ ऐसा ही रहा होगा। महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाभारत ना सिर्फ एक संस्कृत वर्जन तक सीमित रही, बल्कि आज तक इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कंटिन्यू है, उसको जारी रखा गया है। क्यों? क्योंकि महाभारत एक ऐसा एपिक है जो हमें पास्ट को जानने के लिए मोर देन सफिशिएंट साबित हुआ है। तो अगर हमें जानना है कि शादी कब और कहां से शुरू हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कितनी तरह की शादियां होती, तो ये हमें से पता चलता है। पूरी दुनिया में शादी होती ना, लेकिन शादी का कंसेप्ट हमें इसकी डेप्थ में नॉलेज लेनी है तो हम महाभारत को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो द महाभारत टू बी कंसिडर्ड एज द डायनेमिक टेक्स्ट इज बीइंग रिटन ओवर द स्पैन ऑफ द टाइम ग्रोथ ऑफ द महाभारत, नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन ओवर द centuries. Many versions of the epic were written in the variety of the language
थ्रो एंड ऑन गोइंग द प्रोसेस ऑफ द डायलॉग बिटवीन द पीपल, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट एंड द टेक्स्ट। तो जितने भी महाभारत के अंदर करेक्टर आए हैं उन्होंने क्या, किसने क्या बोला, डायलॉग्स के थ्रू, है ना, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। अब मान लो कि विदुर थे या फिर भीष्म पितामह थे तो वो ये बताते कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये डायलॉग हो गए, डायलॉग के साथ साथ में वो रूल्स भी तो बता रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया महाभारत में, इसीलिए इसको डायनेमिक टेक्स्ट कहा जाता है। और साथ साथ में ये जरूर देखना है कि आपको, क्योंकि ये दुनिया की लगभग मैक्सिमम लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है, तो ये इतनी ज़्यादा पसंदीदा है। ये है इस चैप्टर की टाइमलाइन। तो आप ये टाइमलाइन जरूर जरूर से देख कर जाना, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर जरूर से देख कर जाना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अगर तो आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि दोनों एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स से दोनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप किस में आ सकते हो, एनरोल कर सकते हो आरंभ 2.0 के अंदर। तो आरंभ 2.0 के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट अभी जो है वो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं आप Y489। ठीक है, Y489। इसकी क्लासेस जो है वो आपके 6 से स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से जाकर इसको एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और फिर कोई क्वेरी है तो आप जाकर इसको नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो Y489 अनीता मैम का कूपन कोड है, तो इसको लगा करके किसी भी आप बैच में एनरोल कर सकते हो। तो ये है आपका क्लास 12 का दोनों, और ये आपका CUET प्लस क्लास 12 दोनों का है। इसकी PDF, हर चैप्टर की PDF, हर सेशन की PDF को पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये टेलीग्राम चैनल है, नाम भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको वैसे फाइंड करना है तो आपको करना है हिस्ट्री बाय अनीता मैम। ठीक है, क्या करना है, हिस्ट्री बाय अनीता मैम। ठीक है, हिस्ट्री बाय अनीता मैम CUET। ठीक है, अड्डा 24/7। ठीक है, आपको इस पे सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये महापैक है जिसमें कि क्लास 12 के हो या फिर CUET के हो, पूरे साल आपको सारे के सारे बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, जितने भी बैच लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो महापैक विद बुक भी है, विदाउट बुक भी है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, कोई भी कोर्स लेते हो तो स्टडी मटेरियल आपको बाहर से नहीं परचेज करना पड़ेगा। सारी PDF, सारा स्टडी मटेरियल, सारे प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, सारे आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनमें से ये भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसको ज्वाइन करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, इसको एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको एक काम करना है कि क्या आपको करना है कि, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। तो वहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाकर के या स्कूल के 12 पर जाकर के आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है या किसी तरह की कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो anita.sharma@adda247.com। ठीक है, आप यहाँ पर मेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन। थैंक यू।